With the name of Allah Almighty, the return of the native by Hardy. And now the question number 3 from Acute Novel, the page number is 79. Question number 3, Hardy's philosophy of life या pessimism, जिंदगी के बारे में हार्डी का रवैया क्या है? Question number 3, write a critical note on Hardy's tragic vision. ट्रेजिडी का जो देखने का अंदाज है वो ट्रेजिक है, वो लाइफ को ट्रेजिडी समझता है, उसका हर चीज़ को देखने का अंदाज ट्रेजिक है, मीन टू से ट्रेजिक विजन रखता है. पेसिमिज्म इज ड्यू टू हिज एज एंड एक्सपीरियंस. क्वेश्चन है कि पेसिमिज्म, हार्डी के अंदर जो पेसिमिज्म है वो उसके दौर में होने वाली तब्दीलियों की वजह से है और उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से है. क्लियर? नो डाउट हार्डी कंसीडर्स मैन merely a pawn in the hands of mighty fate. कोई शक नहीं, हार्डी इंसान को एक मोहरा कंसीडर करता है, चेस के ऊपर बैठा हुआ एक छोटा प्यादा कंसीडर करता है, एक पपेट कंसीडर करता है. इन द हैंड ऑफ द फेट, माइटी फेट के हाथ में एक पान ही तो है इंसान, एक पपेट ही तो है इंसान. सर हार्डी के साथ क्या हुआ था? आज डिटेल हार्डी के बारे में करते हैं, तो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस देखते हैं. नीचे उसके पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं. माइटी फेट के हाथ में हार्डी सोचता है इंसान माइटी फेट के हाथ में एक प्यादा है, विच इज अनजस्ट, और ये किस्मत अनजस्ट है, मुनसिफ नहीं है, गैर मुनसिफ है, क्रूअल है, ब्लाइंड है एंड जेलस ऑफ हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और ये किस्मत इंसान की खुशियों से जेलस है. बट देयर आर सर्टेन बियोलॉजिकल रीजंस फॉर दिस पेसिमिस्टिक एटीट्यूड. लेकिन यहाँ पर चंद एक बियोलॉजिकल, उसकी अपनी ज़िंदगी के हवाले से कुछ वजूहात हैं उसके पेसिमिस्टिक एटीट्यूड के. उसका पेसिमिस्टिक एटीट्यूड इसलिए है, मायूस कुन रवैया इसलिए है क्योंकि उसकी अपने बियोलॉजिकल कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं. आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं. His was the age when science and industry was destroying the old agricultural England. हार्डी इंग्लैंड का था और ये 19th सेंचुरी है. 19th सेंचुरी के अंदर साइंस तरक्की कर रही थी. साइंस तरक्की कर रही थी. साइंस नई से नई इजादात ला रही थी, नए से नए कंसेप्ट ला रही थी. इंडस्ट्री आ गई, इंडस्ट्री फैल रही थी और इंडस्ट्री और साइंस मिलकर डिस्ट्रॉय कर रही थी किसको? ओल्ड एग्रीकल्चरल सिस्टम को, पुराना जो एग्रीकल्चरल सिस्टम था. आप एग्रीकल्चर करते हैं, आपकी ज़मीन है, आप उस पर बीज बोते हैं, फिर फसल काटते हैं, फिर आपके उन फसलों के साथ ही कुछ बिलीव्स होते हैं. ये धरती पर अनाज कौन उगाता है? गॉड उगाता है. दाने में ज़िंदगी कौन पैदा करता है? गॉड पैदा करता है. ये मौसम कौन सा है? ये ज़्यूस देवता का मौसम, और इसी मौसम में बुआई होगी. ये कौन सा मौसम है? ये सखी का मौसम है, इस मौसम के अंदर कटाई होगी. अब बीज बो दिए हैं तो अब आपको 4 जानवरों की बलि देनी होगी, 4 जानवरों को कुर्बानी देनी होगी ताकि इसके अंदर जरखेज़ी पैदा हो, बरकत पैदा हो. और इसी तरह जब कटाई होगी तो आपने गरीबों के अंदर तकसीम करना है ताकि खुदा खुश हो. तो आप जो काम कर रहे होते हैं, जो आपका सिस्टम होता है, आपके बिलीव्स भी उसके साथ जुड़े हुए होते हैं. ओके? हम जब ट्रेजिक विजन देखेंगे, हमारे ट्रेजिक विजन में कि किसी के साथ बहुत बुरा या कोई बुरी किस्मत आई है तो हमारे जहन में एम्बुलेंस आएगी, डॉक्टर्स आएंगे, ECU वार्ड आएगा, ऐसी चीज़ें हमारे सामने आएंगी क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं.
हमारे साथ की किस्मत और गॉड के विजन भी ऐसे होंगे। लेकिन एक पहाड़ के अंदर नदी किनारे रहने वाला शख्स के ट्रेजेडीज भी डिफरेंट होंगी, उसके गॉड के विजन्स भी डिफरेंट होंगे। उसको जब ट्रेजेडी आएगी तो एम्बुलेंस नजर नहीं आएगी, उसको भेड़िया में भी नजर आए जो उसकी भेड़ उठाकर जा रहा हो। क्लियर? तो जब एक सिस्टम ब्रेक डाउन होता है, नया सिस्टम उसमें आता है, तो साथ रिलीजन भी शेक हो जाते हैं और मायूसी भी होती है। जैसे कि आपका अपना पीरियड ट्रांजिशन का पीरियड है, तब्दीली का पीरियड है। जो आज से 40 साल पहले पैदा हुए थे वो इस दौर को देखकर मायूस होते हैं कि ये कैसा दौर है, अब तो हर चीज़ ख़त्म हो गई है, अब तो कोई पर्दा नहीं रहा, कोई हया नहीं रही, वो सारे मॉरल्स नहीं रहे, वो सारा कल्चर नहीं रहा, वो सारी फसलें नहीं रही, वो पतंग नहीं रहे, वो खुशबू नहीं रही, वो गीत नहीं रहे, वो सारा सिस्टम डेमोलिश हो गया है। नमाज पढ़ने के लिए जब वो जाता है 40 साल पहले, तो घर से वज़ू करके जब निकलता है तो एक लंबा सफ़र करके वो मस्जिद में पहुंचता है। वहाँ पर तमाम लोग सफ़र करके आए हैं और मस्जिद में 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। वहाँ पर वज़ू करता है, वो नफल पढ़ता है, मस्जिद में घूमता है, वहाँ पर कोई तालाब है तो उसे देखता है, परिंदे हैं तो उसे देखता है, और फिर उसके बाद नमाज पढ़ता है, सबसे मुसाफा करता है और उसे फील होता है कि यस आज मैंने जुमा अदा किया है। अब मशीनी जुमा आ गया, बस मौलवी साहब ने उधर से अजान दी तो जैसे घर से आप भागे, वहाँ जाकर आपने 2 नफल पढ़ी और फौरन घर से बाहर आ गए, इस डर के साथ कहीं धमाका ना हो जाए, शुक्र है आज नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, चीज़ें तब्दील होगी। जब इस तरह चीज़ें तब्दील होती हैं तो उस वक्त इंसान मायूस भी होता है नई चीज़ों को, जो नई चीज़ों के साथ नहीं चल सकता। तो हार्डी भी अपने दौर में साइंटिफिक जो तब्दीलियां हो रही थी, जो उस दौर में एग्रीकल्चर सिस्टम जब ख़त्म हो रहा है तो इंडस्ट्री आ गई है, रोजी रोटी इंडस्ट्री दे रही है, इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स आ गई है, इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट की कंपटीशन आ गए हैं, ये सारी चीज़ें नई सामने आ गई हैं, तो लोगों में तब्दीली आई है। वो जो कहते थे कि ये अनाज हमें गॉड देगा, गॉड देता है, वो अब रिप्लेस हो गया। और भाई सीधी बात है, वहाँ जाइए, किसी फसल का इंतज़ार नहीं करना, कोई चीज़ नहीं बोनी, किसी की बारिश का इंतज़ार नहीं करना, जाके काम कीजिए और पैसे मिलेंगे बाजार से खरीद लीजिए जो खरीदना है। तो वो चीज़ें टूट गई, तब्दील हो गई। ओके, यहाँ से एक आदमी सुबह उठता है, माँ उसकी उठाती है कि जाइए जाकर भाई कोई चीज़ तलाश करके ले आओ खाने पीने की। वो ज़्यूस देवता को याद करता हुआ, उसका नाम जपता हुआ जाता है, क्वीन मैरी की, क्राइस्ट की दुआएं पढ़ता हुआ जाता है, और जाकर वो कहता है कि मुझे शिकार मिल जाए, कोई शिकार मिल जाए, शिकार मिल जाए। उसे फिर रास्ते में कोई एक बैल टक्कर जाता है, या हिरन टक्कर जाता है, या मुर्गा टक्कर जाता है, वो उसको पकड़ कर ले आता है, शिकार है, घर में पका कर खाते हैं। तो रोल ऑफ गॉड एंड फेट इज ओवर देयर, गॉड और फेट का रोल मौजूद है। भाई जाएंगे बाहर, मछली मिलती है कि नहीं मिलती, कांटे डालेंगे उसके अंदर, किस्मत के ऊपर है। आज वो चीज़ नहीं है। आज सुबह बच्चा उठता है, माँ कहती है उठो बेटा स्कूल, अपनी क्वालिटीज़ और अपने स्किल्स पूरे करो, एक्सपर्ट हो जाओ, ताकि आपने माशरे में एग्जिस्ट करना है, सर्वाइव करना है, रोजी रोटी कमानी है। तो फेट का, ज़्यूस देवता का, क्राइस्ट का अमल दखल हमारी ज़िंदगी में कम हो गया। तो ये साइंस है, ये इंडस्ट्री है, ये तब्दीली है। इन तब्दीलियों की वजह से ओल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम जैसे गया, नई चीज़ें आई, तो हार्डी के अंदर भी नई तब्दीलियां आई। हार्डी उस दौर को देख रहा था। डार्विनियंस थ्योरी वाज ब्लोइंग एट ऑल रिलीजन्स। डार्विन्स की थ्योरीज वो रिलीजन के ऊपर बैंग कर रही थी, ब्लो कर रही थी रिलीजन को, यानी कि रिलीजन को मार रही थी, पीट रही थी। डार्विन was born in 1809 and died in 1882. 1809 में पैदा हुआ, 1809 में, और डेथ कब हुई? 1882 में। क्लियर? डार्विन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। डार्विन इंग्लैंड में पैदा हुआ,
बचपन में डार्विन फिशिंग किया करता और शिकार किया करता, यानी कि बर्ड से, परिंदों से, जानवरों से उसका लगाव था और बाद में उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया एनिमल्स में और ये बॉटनी के अंदर, ट्रीज, प्लांट्स वगैरह के अंदर। फिर एक शिप के ऊपर से मौका मिला एज अ नेचुरलिस्ट का। ये बीइंग अ नेचुरलिस्ट शिप पर बैठ गया और सफ़र करने लगा। बस फिर उस दौरान इसने बहुत सारे आइलैंड्स देखे, बहुत सारे सरजमीनों पर गया और इसे समंदर में जानवरों को देखा और मुख्तलिफ आइलैंड्स, कंट्रीज़ के अंदर भी जानवरों को देखा, परिंदों को देखा। तो वहाँ पर गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया कि गॉड ने इतनी ज़्यादा मखलूक़ात क्यों पैदा की और एक मखलूक, एक जानवर दूसरे जानवर से रिजेंबल क्यों कर रहा है। दैट वाज द क्वेश्चन इन हिज माइंड कि ये कजन्स हैं, एक जैसे हैं, रंग का फर्क है, ये ऐसा क्यों है। जैसे सपोज वो छिपकली है, छिपकली की नस्ल की कुछ और चीज़ें भी तो ऐसी होती है ना, ऐसी शक्ल सूरत की। चूहा है, चूहे की शक्ल सूरत की साथ और भी चीज़ें हैं। छिपकली छोटी है और उसकी तरह की मगरमच्छ वो बड़ी है। हाँ, ये कह लें आप। तो बिल्ली छोटी है और शेर बड़ा है। तो उसने ये देखा और ये फील किया कि ये कजन्स पैदा करने की क्या ज़रूरत थी गॉड को। दैट वाज द क्वेश्चन। और उसके बाद वो डीप सोचता गया और आइलैंड से उसको बहुत बड़े बड़े फॉसिल्स मिले। फॉसिल्स कहते हैं पुराने ढांचे मिले जो कि ज़मीन में दबे हुए थे। बड़े बड़े सर उसको मिले, लोगों ने दिए, उसने खरीदे और वापस आया। उसका इंटरेस्ट सिर्फ यहाँ तक नहीं रहा कि वो अब शिप में बैठकर मुख्तलिफ परिंदों की तस्वीरें बना बना के भेजता रहे पीछे। उसका इंटरेस्ट इससे बढ़ गया और उसने अपने आप से सवाल किया, कायनात से सवाल किया कि सारे डिफरेंट क्यों हैं और करीब करीब मिलती जुलती शक्लें क्यों हैं। तो उसे सब चीज़ का एक कंक्लूजन निकाला। उसने कहा सबसे पहले जो पैदा हुआ वो एक छोटा सा कोई ज़रा जिंदा पैदा हुआ था। इसकी डेफिनेशन में यूँ कर दूँ तो डिटेल में चला जाऊँ। डार्विन ने ये कहा या नहीं कहा, थ्योरी ये है। ज़मीन वजूद में आई, चाहे सूरज से अलग होकर आई या कहीं से भी आई। ज़मीन के अंदर हीट मौजूद थी, ज़मीन के ऊपर बादल मौजूद थे, बादल आ गए। ज़मीन के अंदर समंदर मौजूद थे जिनके अंदर इर्ताश था। तो एनर्जी के 3 एविडेंस आपको मिलते हैं। ज़मीन गर्म है, गर्म एनर्जी है। समंदर है, समंदर के अंदर मूवमेंट हो रही है, एनर्जी है। बादल है, बादल के अंदर बिजली भी है, लाइटनिंग भी है, एनर्जी है। उसके अंदर हवा चल रही है, वो भी एनर्जी है। ये 5 एविडेंस हैं एनर्जी के। तो ये एनर्जी अगर मौजूद है तो एक जानदार, एक जिंदा चीज़ का या एनर्जी के एक पैकेट का पैदा होना कोई मुश्किल नहीं था मेरे नज़दीक। एनर्जी का एक कोई पैकेट पैदा हो गया, एक एनर्जी का छोटा सा ज़रा पैदा हो गया, बहुत ही छोटा, जैसे आंख से शायद देखा ना जा सके, इतना छोटा। फिर वो ज़रे आपस में मिलते गए, यूनाइट होते गए, दूर होते गए, बढ़ते गए, फैलते गए, एनर्जी के ज़रे फैलते गए। यहाँ से डार्विन ये कहते हैं कि यही जो एनर्जी का एक ज़रा था, इसको उसने कहा कि लिटिल लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटा सा जो ये जानदार था, ये फिर तकसीम होता गया, फैलता गया और रूए ज़मीन पर फैल गया। डार्विन कहते हैं जो चीज़ें समंदर में चली गई वो वेल मछली, मगरमच्छ और इस तरह की चीज़ें बन गई, कछुआ बन गया। और जो चीज़ें ज़मीन के ऊपर आ गई उन्होंने अपनी ग़िज़ा के लिए स्ट्रगल की। कोई रेंगता गया, कोई रेंगने के बाद करोड़ साल के बाद इतनी एनर्जी उसके अंदर पैदा हो गई, वो तेज़ रेंगता था, तेज़ दौड़ने शुरू हो गया। दौड़ने वाला अपनी ग़िज़ा को अच्छी तरह गेन कर सकता था, वो शेर बन गया। कोई था उसको ग़िज़ा ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां सहरा था। सहरा के अंदर क्योंकि ग़िज़ा नीचे ज़मीन पर नहीं होती, वो ऊपर दरख्तों पर होती है, तो वो अपनी गर्दन को लंबा करता था, हाथों को खींचता था और वहाँ से वो घास, पत्ते वगैरह खाने की कोशिश करता था। तो जब वो गर्दन को खींचता था तो वो ज़राफ़ा बन गया या ऊँट बन गया। इंसान ऐसी जगह पर पहुँच गया कि इंसान को रोज़ी रोटी के लिए, खाने पीने के लिए सोचना पड़ता था, उसे चाल चलनी पड़ती थी। तो इंसान विजडम में बेहतर हो गया। ओके,
तो डार्विन की ये थ्योरी आ गई कि हम तमाम इंसान, जानवर, परिंदे और नबातात, तमाम दरख्त, प्लांट, फूल, पत्ते, इन सब का ओरिजिन एक ही ऑर्गेनिज्म है। एक ही चीज से हम सारे के सारे पैदा हुए हैं। अब डार्विन की ये एवोल्यूशन की थ्योरी थी, एवोल्यूशन की, एवोल्यूशनरी थ्योरी कहते हैं इसे। ये 19वीं सेंचुरी में एवोल्यूशनरी थ्योरी आई। एवोल्यूशनरी थ्योरी का क्या इफेक्ट पड़ा होगा? देखिए, इसका पॉलिटिकल व्यूज पर इफेक्ट पड़ा है। वो कहते थे डार्विन के बारे में द मोस्ट रिस्पेक्टेड मैन ऑफ डेंजरस थ्योरी, और इसको आज भी कहते हैं ग्रैंड डैड। इसका दुनिया के ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ा। लोग नस्ल की बुनियाद पर मैसिव लोगों का कत्ल करते थे। जंग होती थी कि दीज आर नीग्रो, वी आर वाइट मैन, नस्ल का फर्क है। वी आर रॉयल्स, दे आर द लोअर पर्सनैलिटीज। तो ये एक तजाद था कि गॉड ने हमें सफेद चमड़ी वाला खूबसूरत पैदा किया, इनको काला पैदा किया। अलग अलग नस्ल है, वी आर नॉट इक्वल, डिफरेंट। और वो सुपीरियर अपने आप को समझकर दूसरे को मारते थे, एहतसाल करते थे। जब डार्विन की थ्योरी आ गई कि वी आर इन द लाइन ऑफ द सिंगल ऑर्गेनिज्म, हम एक ही ऑर्गेनिज्म की सारे औलाद हैं, सारे परिंदे, इंसान, जानवर, हर चीज। तो इससे इक्वालिटी को अंडरस्टूड किया गया और दुनिया के अंदर लड़ाइयां कम हो गई डार्विन की इस थ्योरी की वजह से। ओके, अच्छा, उसके बाद रिलीजन। बाइबल ने कहा कि हमने तमाम इंसानों को, परिंदों को, उनकी शक्ल सूरत को इस तरह से पैदा किया, अलग अलग। तो डार्विन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एक ही ऑर्गेनिज्म से सारे पैदा हुए हैं, अलग अलग कोई नहीं है, कोई पहले बाद में और शक्लें सूरतें अलग नहीं बनाई गई, एक ही की औलाद है। तो डार्विन की थ्योरी के जब जिक्र आता है, सबसे पहले दिखाते हैं एक 4 पांव पर ठहरा हुआ एप है, बंदर है। फिर वो 4 पांव से थोड़ा सा आगे वाले 2 पांव उठाकर ठहरा हुआ बंदर है। फिर उससे अगली तस्वीर होती है कि वो बंदर ने दोनों अगले हाथ उठाए हुए हैं और सीधा खड़ा हुआ है, थोड़ा सा झुका हुआ। फिर सेकंड लास्ट स्टेप के ऊपर दिखाते हैं कि बंदर ने कंधे के ऊपर एक लकड़ी रखी हुई है। फिर उसके बाद दिखाते हैं मैन, इंसान ठहरा हुआ है आगे। यानी कि ये एवोल्यूशन है कि इंसान मिनिमम बंदर से ही वो इंसान बना है। आपको मैंने फेसबुक पर मैंने 2 मरतबा वो शेयर की है, एक मूवी जिसमें बंदर कपड़े धो रहा होता है थाल के अंदर ना, और कपड़े भी धो रहा होता है और फिर वो एक प्लेट बड़ी सारी वो भी धो रहा होता है, जैसा ह्यूमन बीइंग धोते हैं। कपड़े भी पूरी तरह से धो रहा होता है जैसे औरतें धोती हैं, जैसे उठा उठा के कपड़ों को मारती हैं। तो ये कंसीडर किया जाता है मोस्ट प्रोबेबल ऐसा है कि हम यहाँ से आए हैं। डार्विन की इस थ्योरी ने पॉलिटिकली व्यूज को बदला। डार्विन की थ्योरी ने रिलीजन को ठेस पहुंचाई। दुनिया के रिलीजन शेक हो गए और अभी तक डार्विन को मानने वाले यही कहते हैं कि रिलीजन आज तक संभल नहीं सका इस एक थ्योरी की वजह से। डार्विन ने जो थ्योरी दी है, दैट वाज द मोस्ट डेंजरस थ्योरी। और वो कहते हैं कि ये थ्योरी इस फिजिकल दुनिया को, पास्ट को और फ्यूचर को आपस में मिलाती है। एक ऐसी थ्योरी है, इससे हमारा होना, हमारे होने के शवाहिद हैं, एविडेंस हैं। जब भी हम डार्विन की थ्योरी की बात करते हैं तो जहन में फौरन क्वेश्चन आता है कि ओहो, ये तो डार्विन के ख्यालात हैं, ऐसा नहीं हुआ था। हमारा दिल अंदर से फौरन कहना शुरू हो जाता है कि हमें जो हमारे रिलीजन ने बताया है वैसा हुआ था। अगर यही डार्विन की बात मैं जाकर उन लोगों को बताऊं जो ची गॉड की पूजा करते हैं, ची गॉड की, अफ्रीकन है, मैं उन्हें कहूं कि ऐ ची गॉड के लोगों, दर हकीकत डार्विन कहता है कि ये सारे इंसान, जानवर, परिंदे, बंदर, ये सारे एक ही ऑर्गेनिज्म से बने हैं और किसी को गॉड ने अलग अलग नहीं बनाया।
तो उनके जहन में पहला क्वेश्चन क्या आएगा? वो कहेंगे डार्विन की थ्योरी गलत है और छी गॉड की थ्योरी जो भी है ठीक है। क्लियर? मैं अगर चला जाऊं रशियन के पास, मैं उन्हें कहूं कि ये कम्युनिज्म वगैरह ये छोड़ो और डार्विन ये कहता है, मे भी वो मुझसे कंट्रास्ट करें कहीं किसी हद तक। रिलीजन कोई भी है, हिंदुओं के पास चले जाएंगे, उन्हें जब हम ये थ्योरी देंगे तो वो क्या कहेंगे? उनके सीनों में पहली बात अंदर से क्या उठेगी? दे विल रेजिस्ट इट। हैव यू एवर थिंक दैट व्हाई ह्यूमन बीइंग रेजिस्ट इट? कि इंसान रेजिस्ट क्यों करता है? जब आप हिंदू को बताते हैं जाकर के डार्विन कहता है भाई कि इंसान जो है एक जानदार से बने हैं, तो इक्वालिटी है, कौन से शूद्र, कौन से ब्राह्मण, कौन से नस्ली तुम तजाद लेकर बैठे हुए हो? तो क्या उनके दिल में पहली बात यही नहीं आएगी कि यह शख्स मुझे भटकाने आया है? असल बात वही है जो मुझे ईश्वर के अवतारों ने बताई है। ऐसी बात है ना? नहीं है तो बताएं। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आपको पहले से कोई सेट पैटर्न दे दिया जाता है, आप उस पर बिलीव करते हैं, और जिस पर आप पहले से बिलीव करते हैं उसके सामने कोई और चीज अगर आ जाए तो आप उसी बिलीव की बुनियाद पर नापते हैं बाकी चीजों को, और उस बिलीव, क्योंकि उस पर आपका बिलीव होता है, उस बिलीव को आप नहीं छोड़ते, और बाकी नई आने वाली बात को आप कहते हैं होगी ये बात लेकिन हम नहीं मानते। अंदर से आवाज आती है, मेरे अपने अंदर से आती है। मुझे अगर बताया जाए कि डार्विन की थ्योरी ऐसी ऐसी, मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, हाँ रिजनेबल है, रेशनल, लेकिन जो गॉड ने मुझे बताई है वो ज्यादा रिजनेबल है। लेकिन जानवर तो ऐसे ही बने थे, साइंस में भी हमने ऐसे बड़े डायनासोर भी इसी तरह मिले थे, जो सबसे पहले जो आप बता रहे हैं कि समंदर और ये लिविंग थिंग्स, जानवरों में हमारे बुक्स में भी यही लिखा हुआ कि जानवर तो ऐसे डायनासोर की तरह ही बने थे। इसका मतलब ये हुआ कि लेटेस्ट जो एजुकेशन है उसमें थोड़ा सा पैरेललिज्म है। आपको जो जदीद तहकीक है वो भी पढ़ाई गई, और जो रिलीजन कहता है वो भी इक्वली पढ़ाया गया। तो आप जो परवान चढ़े हैं, दो बिलीव्स के साथ चढ़े हैं। एक बिलीव आपका साइंटिफिक मेथड पर, एक बिलीव आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड पर, जिसको ना देखा है, ना छुआ है, ना जिसका पता है, बस वो है, लोग मानते आ रहे हैं उस पर। तो आप बेटर पीपल हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मुझ जैसे हैं, जिनका सॉलिड बिलीव है, नहीं यार मेरी थ्योरी ठीक है, वो बिलीव वाली, गॉड वाली, और ये वाली थ्योरी है, ये सेकेंडरी है और कंसीडर की जा सकती है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं मानूंगा इसे। ये बात मैंने क्यों कही? ये बात इसलिए कही सिर्फ डार्विन की इस बात की अहमियत दिलवाने के लिए। अगर आपकी परवरिश की गई होती डार्विन की थ्योरी के ऊपर, अम्मी अब्बू ने यही बताया होता और रिलीजन का पता ही ना होता, तो आपको मैं कहता क्रिश्चियन के अंदर चल के भी आ जाता, आपकी मिन्नत भी कर लेता ना कि मान जो मेरी थ्योरी ठीक है, आपने नहीं माननी थी। वो खुद भी आ जाता तो आपने नहीं माननी थी, ठीक है। और आपके दिलों में अभी आ रहा होगा खुद तो है ही नहीं है, क्योंकि आप दूसरी थ्योरी पर पहले बिलीव नहीं रखते, पहले आप अपनी कोई थ्योरी है उस पर बिलीव रखते हैं। और हर शख्स के साथ ये मामला है, सिर्फ आप अनोखे नहीं हैं, पूरी दुनिया में इंसान है और तमाम लोगों के साथ ये मामला है। तो डार्विन की थ्योरी जब आई तो लोगों के बिलीव्स टूटे हैं, बिकॉज ऑफ एविडेंसेस। सो पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि व्हाई वी ब्रेक अप आवर बिलीव्स, हम अपने बिलीव्स क्यों तोड़े? तो उन्हें कहते हैं बिकॉज ऑफ एविडेंसेस। अगर डार्विन आपको अच्छे एविडेंस देता है तो तुम हिंदुइज्म को छोड़ो। अगर तुम्हें क्रिश्चियन अच्छे एविडेंसेस देता है, क्राइस्ट दिखाता है, उसके कमालात दिखाता है, उससे आपको सुकून, पीस मिलता है, तो फिर आप कम्युनिज्म छोड़ो। एविडेंस पर बात होगी, और इस वक्त अगर कोई चीज एविडेंस प्रोड्यूस कर रही है तो दैट इज ओनली साइंस। मौलवी साहब तो आपने देखा है कि हमने डेड कर रखे हैं, रट्टा मरवाते हैं, मस्जिद में ठहराते हैं, बस ठहरे होते हैं। तो चर्च में पादरी का भी यही हाल है। तो ये साइड वीक होती जा रही है। जाकिर नाइक की क्या है, जाकिर नाइक क्यों बना है? बिकॉज ऑफ एविडेंसेस
कि जी मैं कहता हूं पेट के अंदर माँ बच्चे को कैसे पैदा करती है, ये सूरत, ये हदीस, ये फरमाया गया और ये साइंस कह रही है। साइंस और रिलीजन को उसने एविडेंस दी है। जो बात मेरे प्यारे नबी ने कही वो बात साइंस आज प्रूव कर रही है, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में साइंस जो कह रही है वो ठीक कह रही है, क्योंकि हमारे होली प्रॉफेट ने ये कहा था। एक रुख नहीं है, दो रुख हैं। जाकिर नाइक या तो रिलीजन को बेहतर कर रहा है या ये बता रहा है कि साइंस बेहतर है, क्योंकि वो साइंस को जो प्रूव कर रहा है। समझो कि रिलीजन को जरूरत पड़ गई किसकी, साइंस की। तो देयर आर आल्सो पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड। ओके, मतलब एक आयत को प्रूव करने के लिए वो साइंटिफिकली सारा मेथड करेंगे तो वो प्रूव हो जाएगा कि वाकई कुरान में जो लिखा हुआ है वो ठीक है। या तो वो प्रूव हो गया जो हॉली बुक में जो लिखा हुआ है वो ठीक है, एट द सेम टाइम ये भी तो प्रूव हो गया ना साइंस जो कह रही है वो ठीक कह रही है। तो साइंस पर ज्यादा यकीन करें, क्योंकि वो पूरे रिलीजन को लेकर आए साइंस के पीछे, उसको जरूरत पड़ गई साइंस की। तो फिर लोग साइंस पर, अच्छा वैसे लोग आज साइंस पर ज्यादा यकीन रखते हैं या, चलो मैं एक बात बताता हूं। कब्रिस्तान के अंदर एक आदमी था, वो रोजाना कब्रिस्तान में से गुजरता था और उसे वाइट सर्कल नजर आते थे और उसे पता था कि ये रूहें हैं। उसने एक अंग्रेज साइंटिस्ट को बताया कि तुमने रूहें देखनी है ना, तुम साइंटिस्ट हो। उसने कहा यस आई वांट टू सी। उसने कहा मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक नज़ारा, तुम भी क्या याद रखोगे। उसने कहा यस आई एम रेडी। वो ले गया उसे। जब वो गुजरने लगे वहां से कब्रिस्तान में से, तो वाइट सर्कल गुम नहीं हो गए, वो वाइट सर्कल मौजूद थे। और उसने कहा ये हैं रूहें, देखो ये हर कब्र के ऊपर तकरीबन वाइट सर्कल नजर आ रहा है, ये इस कब्र की रूहें हैं जो बैठी हुई है। तो अंग्रेज ने देखा, वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा वाकई ये तो सही बात है। बट ही वॉज अ लॉजिकल मैन और वो एविडेंस चाहता था। वो रोज़ाना वहाँ जाना शुरू कर दिया और उसने फिर दिन के वक्त उसकी कब्र के अंदर उसने खुदाई की या देखा भाई अंदर क्या चीज़ है। बहरहाल उसने उसका रिजल्ट ये दिया कुछ दिनों के बाद। उसने कहा इंसान की हड्डियों के अंदर फास्फोरस होता है। फास्फोरस जब हड्डियां क्रैक होती हैं तो फास्फोरस बाहर निकलता है। फास्फोरस को जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है कब्र में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती, जैसे फास्फोरस कब्र से बाहर निकलता है गैस की सूरत में, उसे जो ही ऑक्सीजन मिलती है तो भड़क जाता है और में वाइट सर्कल नजर आते हैं। ओके, आज जब मैंने ये बात की आपको इतना मजा इस बात तक नहीं आया होगा कि वो रूहें बाहर बैठी होती है, जितना मजा आपको इस बात पर आया होगा कि अच्छा वो फास्फोरस होती है, जलती है। वी बिलीव मोर इन साइंस। हम साइंस पर अब ज्यादा यकीन करने, डिपेंड करने लग गए हैं। ठीक है, हम बड़े मजबूत लोग हैं, हम मजहब को ऐसे जल्दी नहीं छोड़ते। ठीक है, आइए, तो डार्विन वाज ब्लोइंग एट ऑल रिलीजन्स, तमाम रिलीजन्स पर डार्विन ब्लो कर रहा था, रिलीजन शेक हो रहा था। तो हार्डी ने भी उसका इफेक्ट लिया। तो हार्डी के अंदर एक पेसिमिज्म आया, क्योंकि गॉड पर उसका यकीन कम हुआ और एट द सेम टाइम वो नॉन रैशनैलिटी के बारे में बात करता है कि इस फेट के अंदर, नेचर के अंदर नॉन रैशनैलिटी है। तो उसका सारा विजन ट्रेजिक हो गया, शेक हो गया हार्डी बाय ओन। Rationalism and romantic spirit was shaking the conventions। एक तो लोगों के अंदर अकलियत आ गई। 19वीं सदी में लोग हर चीज़ को अकली तकाज़ों से देखते थे, जिस तरह आज हम देखते हैं। ओके, एंड रोमांटिक स्पिरिट, और इंसान के अंदर रोमांटिक स्पिरिट आ गई है। रोमांटिक स्पिरिट का मतलब ये है आम आदमी की बात। ये विलियम ववाद और एस.टी. कॉलेज ने शुरू की थी पोएट्री, रोमांटिक पोएट्री, जिसमें उन्होंने आम जगहों की खूबसूरती बयान की, आम आदमी की खूबसूरती बताई, आम आदमी की क्वालिटीज़ बताई। तो इस तहरीक को कहते हैं रोमांटिसिज्म। तो जब आम इंसानों तक बात पहुंच गई, आम इंसानों की बात की गई और रेशनलिज्म आ गई, तो इस चीज़ ने कन्वेंशंस को शेक कर दिया, रिवायात को शेक कर दिया।
सोशल सेटअप तब्दील हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम तब्दील हो गया, तो हार्डी भी तब्दील हुआ। देखें, एक पोप बैठा हुआ है, पोप बैठा है, उसने रेड कलर का या येलो कलर का एक चमकता हुआ सूट पहना हुआ है, गले में एक माला है, सर से गंजा है, और वो इस तरह करके एक बड़ी चेयर पर बैठा हुआ है। दैट इज द कन्वेंशन दैट एवरी संडे यू हैव टू गो ओवर देयर, और उसके आगे आप हाथ बांध कर गुजरेंगे पोप के आगे। सपोज ये कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन से क्या चीज निकलती है? इस कन्वेंशन से ये बात निकलती है कि जो बड़ा होता है वो बावकार होता है, आला कपड़ों में होता है, देवताई होता है, और अनसीइंग होता है, लापरवाह होता है, बड़ी कुर्सी पर बैठता है और तमाम लोग उसके आगे हाथ बांध के निकलते हैं, झुकते हैं। तो ये परसेप्शन अंडरस्टूड हो जाता है ह्यूमन बीइंग के माइंड में। पहली बात, पोप ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि गॉड ऊपर एक है, उसके नीचे उसके उतार हैं 2500 600 ईश्वर गॉड है, नीचे कृष्णचंद्र है, शिव जी है, दूसरा है, तीसरा है, सारे नीचे हैं। ओके, एक सिस्टम है। नीचे जब उसका फॉलोअर आया पोप भी ऐसे बैठ गया, और उसके नीचे मखसूस अहम लोग उसके करीब, बाकी सारे उससे भी परली तरफ। और ये इंसान जब इस नज़ारे को देखकर घर जाता है तो घर में वो कहता है मैं हूं घर का सरबराह, ग्रैंडफादर, और गल मेरी मनी जाएगी। पगड़ी वो पहनता है लंबी वाली, और बड़ी कुर्सी पर वो ऐसे टांग रख के बैठता है, और नीचे होते हैं उसके बेटे 6 बेटों के नीचे बीवियां और बच्चे होते हैं। तो ये एक खानदान का ग्रुप पूरा होता है, मीनार बनता है। ग्रैंडफादर को पसंद है कि सुबह सवेरे तमाम लोग उठ के प्रेयर पर जाएं, तो सारे प्रेयर पर जाना मजबूरी है, किसी का दिल करता है या नहीं करता। एक बच्चा जो उससे 80 साल आगे फॉरवर्ड पैदा हुआ है, उसका दिल चाहता है कि सुबह सवेरे वो फिलहाल चर्च में जाए इबादत के लिए। ग्रैंडफादर के हुक्म के मुताबिक उसी चर्च में जाना होगा जहां वो कहता है। उसका दिल चाहता है म्यूजिक सुनने को, नहीं सुन सकता। उसका दिल चाहता है कि एजुकेशन गेन करे, नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर जो कहेगा। तो ये परसेप्शंस हैं जो हम गेन करते हैं गॉड से, फिर मौलवी लोग, पादरी लोग, पादरी से फिर आम ह्यूमन बीइंग तक ये परसेप्शन आते हैं। इस तरह से जब रैशनैलिटी आ गई, जब आम आदमी की बात आ गई, फिर आम आदमी से मुराद ये है कि 10 साल के बच्चे की बात भी उतनी ही अहम है जितनी कि ग्रैंडफादर की है। पोप की पिंडलियों के ऊपर जब करेंगे आप उसके चोगे को, तो नीचे बालों वाली वैसी पिंडलियां निकल आएंगी जैसे कि आम इंसान की होती है। तो उस पोप की वो शख्सियत मस्क होती है, टूटती है, ब्रेक होती है कि ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। ये भी बीमार होता है, ये भी वॉशरूम जाता है, ये भी खाता है, जिस तरह के आम ह्यूमन बीइंग खाता पीता है। तो जब ये चीज रैशनैलिटी में आ गई, अकलियत में आ गई, ये चीज रोमांटिक होगी, रोमांटिक स्पिरिट आ गई कि हर शख्स में खूबसूरती है, हर शख्स अहम है, हर शख्स नेचर का हिस्सा है, हर शख्स इक्वल है। जब ये चीजें सामने आ गई तो पुरानी कन्वेंशंस टूट गई। खासकर कौन सी कन्वेंशन? पोप सुनहरी कपड़े पहन के बैठे तो लोगों को इतना अट्रैक्ट ना करना, अब अट्रैक्ट नहीं करता। मौलवी साहब की जो कद्र कीमत होती थी ना, इलाके में सबसे ज्यादा कद्र कीमत वाला शख्स मौलवी होता। जिस नाम के साथ मौलवी लग जाता था तो वो ऐसे था आज जिस शख्स के नाम के साथ डॉक्टर लग जाए, ये पीएचडी डॉक्टर है, मौलवी ऐसे होता था। आज मौलवी, ओए मौलवी हो, ख्याल करी, लोग ऐसे कहते हैं, ओए तो मौलवी नहीं करना, ओ ना उससे उसके साथ कारोबार नहीं करना, वो मौलवी है भाई, वो उन्हें कोई घटियापन दिखाना है। अब ये उसका सिंबल बन गया है। क्यों? बिकॉज ह्यूमन बीइंग ने जान लिया कि हर इंसान के अंदर खूबसूरती और अच्छाई है। और मुशर्रफ ने कहा कि तुम मौलवी, तुम दीन के ठेकेदार हो। उसने कहा तुम दीन के ठेकेदार हो, कोई जाए या ना जाए, पढ़े ना पढ़े नमाज। यानी कि अब इक्वेलिटी की बात है। मुशर्रफ है या उसकी बेटी है, या हम हैं या आप हैं, ऑल आर इक्वल। तो पुरानी कन्वेंशंस टूटती हैं
जब पुरानी कन्वेंशन टूटी हैं तो हार्डी भी उससे इन्फ्लुएंस हुआ है, वो पेसिमिस्टिक हो गया है गॉड का तो बड़ा नाम सुनते थे, तो वो ऐसे करता था वैसे करता था, अब तो कुछ भी नहीं करता, और उसका जब ट्रेजेडीज देखता है अपनी आंखों के सामने, तो ये सारी चीजें हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं पेसिमिस्टिक होने के लिए, ट्रेजिक होने के लिए, ट्रेजिक विजन बनने के लिए, कि वो बड़े बड़े मीनार गिरते हुए देखता है कन्वेंशंस की, रिवायात की। डाउट, डिस्पेयर, डिसबिलीफ, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी एंड मॉडर्निज्म वर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? ये थी डाउट करना। हमें क्या सिखाया गया है? पहली बात ये सिखाते कि ईमान उनको मजबूत रखना है, बिलीफ को मजबूत रखना है, और उस दौर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? डाउट मजबूत होना चाहिए। यू हैव टू डाउट, आपने डाउट करना है। एक शख्स ने कहा, आपको सिखा रहा है कोई, उन्होंने कहा कि एम के भुट्टा बहुत बड़े टीचर हैं, बादशाह मुझे कुछ भी नहीं आता था, मेरे सर पर उसने हाथ फेरा, उसने कहा बच्चा तू पास है, मैं पास हो गया, तुम उनके पास चले जाओ। वो जिसको पास कह देते हैं पास हो जाता है। तो अदर पर्सन शुड डाउट, उसको डाउट करना चाहिए मनोअन मानने की बजाय कि वाह जी ये कैसे हो सकता है, कोई किसी के सर पर हाथ रखे, फिर तो मैं सारे मजदूर ले जाता हूं, दाखिले भरवाता हूं, उनके सर पर हाथ रखे, देखता हूं पास होते कि नहीं होते। डाउट करेगा ना। डाउट अकलियत है, अकल है। डाउट से आपके बहुत सारी चीजों की कल्टीवेशन हो जाती है, आपके मॉरल्स की, आपके कल्चर की, आपकी कन्वेंशंस की, रिवायात की। ओके, जैसे कि बकरी को मार के काट के खा जाओ, इससे मैं कहूं जी आपको इतना सवाब होगा जितना आप 100 साल में नहीं कमा सकते। यू विल डाउट, आपको डाउट करना चाहिए। क्यों जी, बकरी कोई जिंदा चीज है, दूध भी देती है, उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं, क्यों काट के खा जाए, जबकि मुझे सब्जी मिलती है, चावल भी मेरे पास हैं और टेस्टी हैं, दालें मेरे पास है, मैं एक जिंदा चीज को क्यों मारूं? यू हैव टू डाउट, मेरी उस बात पर डाउट करना चाहिए। तो डाउट से ही जन्म लेती है सारी की सारी ये साइंस। साइंस कैसे आई है? डाउट से आई है। और शेक्सपियर वाज़े कहता है जो लोग मनोअन दूसरों की बात मान लेते हैं वो गधे होते हैं। जो लोग रीजन पूछते हैं, एविडेंस लेते हैं, डाउट करते हैं, वो लोग ह्यूमन बीइंग हैं। यही इंसान का खासा है भाई। अंग्रेज जब मुसलमान होता है ना जनाब, तो बहुत अच्छा मुसलमान होता है। क्यों? वो विद ऑल एविडेंसेस, विद ऑल डाउट्स, वो सारे क्लियर करके आता है। हम मनोअन जो चीज आती है मान जाते हैं और करते रहते हैं। ओके, तो डाउट उस दौर का खासा था, तो डाउट सारे कर रहे थे। तो हार्डी भी डाउट करता है कि ये चीजें ठीक है या नहीं है, और वो डाउट किस पर करता है? गॉड पर, फेट पर, चांस पर। डिस्पेयर भी थी उस दौर में, डिसबिलीफ भी था, लोगों का ईमान शेक हो गया था। फ्रस्ट्रेशन, परेशानी भी थी, पजलमेंट तो होती है। आप एक फिरके से दूसरे फिरके में नहीं जाते, आप सुन्नी हैं तो आप अहले हदीस नहीं होते, इसलिए नहीं होते कि पता नहीं वहां क्या होगा, पता नहीं बचते हैं कि नहीं बचते, और वो आपकी तरफ नहीं आते कि पता नहीं बचते हैं कि नहीं बचते। तो फ्रस्ट्रेशन थी कि पुरानी चीजें टूट रही थी, नई चीजें आ रही थी। मॉडर्निज्म भी थी वहां पर। तो ये विक्टोरियन एज का खासा था, तो हार्डी भी इसी का पार्ट है। इट वॉज ऑल्सो द एज ऑफ ट्रांजिशन, ये तब्दीली की एज थी, बदलाव था, तब्दीली थी। 20 साल पहले माएँ बच्चों को, लड़कियों को स्कूल भेजने से कतराती थी, 20 साल पहले। आज नहीं कतराती, जबरदस्ती भेजती हैं, पैसे भी देती हैं, ना जो तो मारती भी हैं। तो एज ऑफ चेंज इज दैट, ये तब्दीली का दौर है। तो उस वक्त भी वो तब्दीली का दौर था। जब तब्दीली का दौर होता है तो फिर नई नई चीजें भी आ जाती हैं।
तो इसी वजह से हार्डी भी इन तमाम चीज़ों का शिकार हुआ, डिस्पेयर हुआ, पेसिमिस्टिक हुआ, डाउट उसके अंदर आया, स्केप्टिव हुआ। His early life was witness of poverty-stricken Wessex folk. डोरसेटशायर के को विसेक्स भी कहते हैं। हार्डी ने अपनी अर्ली एज में देखा है विसेक्स के लोगों को जो कि बहुत गरीब थे, डिपेंडेंस, और वो एक दूसरे पर डिपेंड करते थे। इग्नोरेंस, उन लोगों के अंदर जहालत देखी, हेल्पलेसनेस, बेबसी देखी उनकी, वल्गर वेदर, वहाँ पर खौफनाक किस्म के मौसम देखे उसने अपने उस देहात के अंदर, सर्कमस्टेंसेस, हालात देखे, इनजस्टिसेस और नाइंसाफियाँ देखी, एंड चांसेस, और वहाँ पर चांस बनते देखे, मौके देखे, हैपनिंग देखी, इत्तफाकात देखे। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस थे उसके। 7. हार्डी वॉज फीबल फिजिकली। हार्डी जिस्मानी तौर पर कमज़ोर था। इवन इन हिज यूथ, अपनी जवानी में भी, ही यूज्ड टू सिट, वो ऐसे बैठा करता, लाइक पेशेंट ऑन अ मोनूमेंट, जैसे किसी मुकद्दस पत्थर के ऊपर कोई बीमार बैठा होता है, किसी टॉम के ऊपर, मज़ार के ऊपर कोई बीमार बैठा होता है। एंड ऑफन स्माइलिंग एट ग्रीफ, और अक्सर वो गमों के ऊपर मुस्कुरा रहा होता है। हार्डी की अपनी सूरत हाल ये थी। हार्डी वॉज एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव, सैड, वीपी एंड फॉन्ड ऑफ सॉलिट्यूड। खुद सेंसिटिव था, बहुत ज़्यादा सैड रहता और बात बात पर रोता था, और वो तन्हाई का शौकीन था। ऑल हिज लाइफ ही हैड अ वीकनेस फॉर ग्रूसम इंसिडेंट्स। सारी ज़िंदगी उसकी कमज़ोरी क्या रही है? बड़े बड़े खौफनाक किस्म के इंसिडेंट्स, यानी कि जहाँ भी खौफनाक किस्म के इंसिडेंट्स होते तो वो उसको सुनने के लिए जाता था। इंसिडेंट्स, जहाँ भी बड़े बड़े खौफनाक इंसिडेंट होते तो वो उसके लिए कमज़ोरी रखता था कि वो उसे पता चल जाए फ़ौरन। ग्रिम लेजेंड्स और शदीद किस्म की जो कहानियाँ होती वो सुनता, वो क्रीपी स्टोरीज़ और वो डिस्ट्रक्टिव स्टोरीज सुनता, तबाही वाली, तबाही खेज कहानियाँ, अकाउंट्स ऑफ स्पेल्स, जादू टूने की कहानियाँ सुनता, ओमेंस और अच्छे शुगुन बुरे शुगुन पर यकीन रखता, घोस्ट्स, जिनों की बातें सुनता, मर्डर्स, कत्ल की बातें सुनता, एंड सुसाइड्स, और सुसाइड की बातें सुनता। ये उसकी वीकनेस थी। जैसे आपकी कोई वीकनेस होगी, आपकी वीकनेस सपोज भाई शॉर्मा मेरी वीकनेस है, ओके, इस बेचारे की वीकनेस ये थी, ये कहानियाँ थी। ऐसी कोई वीकनेस आप लोगों की भी है? इस तरह की कोई वीकनेस जो पढ़ी है अभी? इंसिडेंट का पता करना, अच्छा गोस्ट के बारे में जानने का शौक है जी। जिन्नों के बारे में बाबे को देखा नहीं आपने? उनके पास जिन है, ठीक है, हाँ हाँ, दिखाएंगे आपको। ओके, देन हिज मैरिड लाइफ वाज अ टोटल फेलियर। लेकिन उसकी मैरिड लाइफ टोटल नाकाम थी। एंड ही कुड नॉट रिकंसाइल विद हिज वाइफ, और अपनी वाइफ के साथ वो कभी अच्छे ताल्लुकात नहीं बना सका। तो इसका क्या असर पड़ा? अनम, मुझे आप बताएं, इस बात का क्या असर, ये बात हमने क्यों कही है, इस बात का क्या असर है? ये जो आपने पढ़ी है अभी, उसकी मैरिड लाइफ जो है, इसके क्या रिजल्ट्स निकले होंगे? मैरिड लाइफ उसकी कामयाब नहीं। तो इसका असर क्या हुआ होगा हार्डी पर? पेसिमिस्टिक हो गया, पेसिमिस्टिक हो गया, वीएन ट्रेजिक हो गया, गॉड पर बिलीफ शेक हो गया, उसका फेट पर डाउट करने लगा कि ये ऐसा क्यों हुआ है। हार्डीज फेथ वाज शेकन एंड ही बिकेम स्केप्टिक, और वो स्केप्टिक हो गया, लादीन हो गया। गॉड हैज नो रिलीजन, गांधी ने कहा था, गांधी ने कहा था उसने, गॉड हैज नो रिलीजन, खुदा का कोई रिलीजन नहीं होता। खुदा का कोई मजहब होता है वैसे? ये दूसरा बॉल पेन है, अब नहीं मिलना आपको जी।
अल्लाह जो गॉड है वो ये नहीं कहता कि भाई ये तो क्रिश्चियन है या ये हिंदू है, मैंने इसको नहीं देना। अगर सूरज चढ़ता है सबको रोशनी देता। हिंदू को उसके अच्छाइयों का सिला दुनिया में ही मिल जाता है, इस बात से आप सारे एग्री करते हैं? रेशनल बात करने, फिर एविडेंस देने आपने। समटाइम ऐसे होता है कि कोई क्रिश्चियन होता है, अगर अल्लाह को उसकी कोई छोटी सी नेकी पसंद आ जाए तो वो भी जन्नत में जा सकता है। जी सर, अगर ह्यूमन बीइंग के साथ कोई अच्छा करता है तो जाहिर बात है वो नेकी कर रहा है, तो कार्ड जिस फॉर्म में भी होगा वो उसकी जो ये बताएं, दुनिया में जन्नतें कितनी हैं? एक ही जन्नत है या बहुत सारी जन्नतें हैं? जितने रिलीजन हैं उतनी जन्नतें हैं, और हर रिलीजन की अपनी अपनी जन्नत है। आप हिंदुओं की जन्नत में नहीं जाना चाहेंगे, बल्कि आपको तो ये यकीन होगा कि उनकी जन्नत है ही कोई नहीं, जिस तरह उनको यकीन है कि आप ही कोई नहीं है। क्यों भाई? जिस तरह आपको यकीन है कि उनकी है ही कोई नहीं, उनको भी तो यही यकीन है ना। वो तो ये भी कहते हैं कि क़यामत क्या चीज़ है, वो तो आएगी नहीं, ये तो ऐसे ही। ठीक है, आपको भी ये यकीन नहीं है कि उनके 7 जन्म इंसान के होते हैं? अब बात मैं सिर्फ ये कर रहा हूं, जन्नत आप कह रहे हैं कि जन्नत में हिंदू नहीं जाएगा, उसको दुनिया में ही सिला मिल जाएगा। वो भी तो यही कह रहे हैं ना, मुसलमान जन्नत में नहीं जाएगा, उसको दुनिया में ही सिला मिल जाएगा। हो सकता है वो भी यही बात कर रहे हो। क्रिश्चियन तो सिरे से कहते हैं कि ये हैं ही झूठे आगे वाले, वो कहते ईसा के बाद तो कोई आया ही नहीं है। तो यहूदी जो है तो वो तो ईसा को भी नहीं मानते, वो कहते वो भी नहीं है अभी व्हाटसोएवर। तो अकलियत अगर जन्नत है तो फिर अकलियत तकादा यही कहता है कि जो अच्छा काम कर रहा है, गॉड तो एक ही है ना कायनात का, चाहे उसे जैसे मर्जी नाम लेकर मानो, जैसे मर्जी उसकी पूजा करो, बनाने वाला है तो एक ही ना। ये तो आपका यकीन है। तो अगर एक ही है तो फिर वो जो अच्छे काम करेगा उसको जन्नत में। भाई सर गंगाराम थे, जिनके हॉस्पिटल से आज भी लाखों लोग अपना इलाज कराते हैं। लाहौर में हॉस्पिटल है, और आज भी सर गंगाराम का जो पैसा है वो सर गंगाराम की प्रॉपर्टी से ही आता है जो इसमें खर्च होता है। आज भी पाकिस्तान में है, लाहौर के बाद नाम चेंज नहीं हुआ उसका। गुलाब देवी भी ऐसे। अब सर गंगाराम जन्नत में जाएंगे या वो दुनिया में उसे सिला मिल गया और दोजख में जाएंगे? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और ये मेरा और आपका क्वेश्चन नहीं, ये दुनिया का बड़ा क्वेश्चन है जिसको आप भी सोचना शुरू कर रहे हैं। चाहे वो जिस भी रिलीजन का हो, जो अच्छा करेगा वो जाएगा। बिकॉज गॉड हैज नो रिलीजन। खुदा किसी को पूछता तो नहीं है, उसका तो कोई रिलीजन नहीं है। उसने तो अपनी मखलूक को बनाया है, और मखलूक किस किस रास्ते से आई है। तो इसमें में सख्ती नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल में शिद्दत नहीं होनी चाहिए। दिमाग ज़्यादा खराब हो तो मौलवी से रजू कीजिए। ओके, मौलवी बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, ये बड़ा मसला है। हाँ, वो सुनाते, वो अपील भी नहीं कर रहे होते। मसला ये है ना, दौर जदीद हो गया है। और अक्सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कोई जो है मौलवी कोई ऐसी बात कह देता है, वो जुबान में क्या होते हैं, मतलब उनकी तवज्जो जो होती है मौलवी की बातों की तरफ नहीं होती। बस मौलवी ने इशारा करना है, मौलवी जुबान में करना है। हाँ जी, बिल्कुल सही। ऐसे मौलवी नहीं चलाना। मौलवी होता, अगर मौलवी होता, केमिस्ट्री में पीएचडी है, उसने कहा जी मैं आज इमामत करता हूँ, मैं आज बयान में, उसने कहा जी केमिस्ट्री है, मैंने तेजाब को फिलहाल चीज़ से मिलाया, दरमियान में से रोशनी का एक फौरा निकला, मैंने कहा भाई गॉड है। मैं केमिस्ट्री का एक वो कर रहा था, फिलहाल हमारा साइंटिस्ट था, और उसके अंदर से सारा का सारा तेजाब उसकी आंखों में से गुजरा और सर के पीछे धुआं भर के उतर निकल गया, आंखें बिल्कुल ठीक ठाक। कहिए सुभान अल्लाह। सारे हम कहते सुभान अल्लाह मौलवी साहब। ठीक है, फिजिक्स वाला आता, जियोलॉजी वाला आता, जियोलॉजी वाला कहता जी हम ज़मीन की तह में निकल गए, एक नीचे गड़ा था, एक सुराख था, बरमुदा ट्रायंगल पहुंच गया, वहाँ पर ये ऐसे मामला। तो हम ऐसे आंखें खोल के देख रहे होते कि मौलवी आया है। हमने मौलवी के नाम, कौन सा मौलवी? केमिस्ट्री।
मौलवी फिजिक्स, मौलवी जियोलॉजी, सारे नाम इस तरह होते हैं ना। मौलवी का मतलब तो स्कॉलर है ना। मौलवी केमिस्ट्री को किसी को कहें आपको बंदूक मार देगा, कोई मुझे मौलवी केमिस्ट्री क्यों कहा है। मौलवी मोबाइल भी होना चाहिए, मौलवी इंटरनेट भी होना चाहिए। मौलवी का मतलब स्कॉलर है। सर मौलवी रूल कर सकता है कंट्री में? पढ़ा लिखा होगा तो करेगा, समझदार होगा तो करेगा, अनपढ़ तो नहीं करेगा। ये मौलवी साहबान तो नहीं पढ़े लिखे ना बेचारे। ये एक इंसान है मौलवी, और उसके साथ ज्यादती है कि उसको आप इस तरह एक चीज़ें पढ़ाकर उसे आप एक जगह पर बाउंड कर रहे हैं। हालांकि वो हो सकता है उसके अंदर बहुत अच्छा कारपेंटर हो, उसके अंदर हो सकता है बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो, उसके अंदर कोई उसके अंदर बहुत बड़ी मतलब कोई जियोलॉजी का कोई इस तरह का कोई बड़ी स्पिरिट उसके अंदर हो, लेकिन वो डेड हो गई है। मौलवी बनाते किसको आप? जिसके वालिदैन बच्चों को खाना पीना नहीं दे सकते, उनको मदरसों में फेंकते हैं, मदरसों में से आधे जहाज पर चले जाते हैं, या चंदा उगाड़ते हुए लड़ भिड़ के मर जाते हैं। आधे को उनके वली वारिस कोई नहीं होता। आधे जो बचते हैं वो मौलवी सेटल हो जाते हैं और साइकिल के ऊपर चला चला के वो घरों में बुक पढ़ाते हैं। वाकई उनकी दिमागी कैपेसिटी इतनी होती है कि कुरान भी यूज कर लेते हैं, तो वो किसी हाँ। स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश, गुड पॉइंट। अगर एक बुक मेमोराइज कर सकता है तो हो सकता है वो पता नहीं क्या कुछ कर सकता है। मैं भी हो सकता था मौलवी। मुझे एक दो मतलब मदरसों में मैं घर से निकल गया था जब मैं 7वीं क्लास में था, तो मैं एक मदरसा नुमा मस्जिद में मैंने पनाह ली थी 2 रातें। तो मैं घर ना आता तो मैं उन्हीं के साथ रहता। आज मैं एक जगह पगड़ी बांध के बैठा होता, मैं कहता मैं मौलवी हूँ। मैं आज भी मौलवी बन जाऊँ, मुझे यकीन है आज भी मौलवी, जितना मेरे पास इस्लामिक नॉलेज बहुत थोड़ा होगा रटा हुआ, लेकिन जितनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं आज भी मौलवी बन के बैठ जाऊँ तो मैं कहूँगा, मैं जब तकरीर करूँगा यहाँ से लेकर वो लंबी लाइन होगी, लोग कहेंगे यार ये क्या कहता है। सर ये बात हकीकत है, मैं जो भी टीचर देखता हूँ उनके पास इस्लामिक नॉलेज बहुत ज़्यादा है। बस तारीफ ना तारीफ नहीं है सर। एक और टीचर था सर, वो क्लैश आ गई थी इस्लामिया के प्रोफेसर से सर इसी मामले में। तो उसने उसको कहा इस्लामिया के प्रोफेसर से कि आपको सिर्फ नबी का नहीं पता। तो उसने कॉलेज में उसको बुला लिया, उसने कहा कि आपने बैठ के मेरा लेक्चर सुना। तो वो इंग्लिश के टीचर नहीं उसका इंग्लिश टीचर, बड़े बड़े इसके बाल थे वो काड़े। तो सर उसने जब सीरत सुनाना शुरू की ना, तो मौलवी साहब किसी के बारे में करता था। जब बैठ के मेरी बात सुनो, पर मुझे किस तरह की दिक्कत दी मुझे भी नहीं पता। उसने फिर उसको कहा कि मौलवी साहब आप अकेले में नहीं सीरत पढ़ी नहीं। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। मिल्स ऑफ गॉड ग्राइंड स्लोली, ये है हार्डी का विजन कि गॉड के जो मिल्स हैं, जो चक्कियां लगी हुई हैं, वो बंदे को ऐसा ऐसा ग्राइंड करती हैं धीरे धीरे। नाउ फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट ही वॉज बोर्न अंडर द स्टार ऑफ मेलनखली, कि वो दुख के सितारे के नीचे पैदा हुआ, दुख की किस्मत लेकर पैदा हुआ हार्डी। ही वॉज क्वाइट अवेयर ऑफ ऑल इल्स ऑफ लाइफ, वो जिंदगी की सारे दुखों से वाकिफ था। ही सा दिस वर्ल्ड रिदिंग इन पेन एंड एग्नी, उसने देखा ये दुनिया पेन और एग्नी के अंदर, दुखों के अंदर और तकलीफ दर्द के अंदर रिदिंग तड़प रही है। ही सा बिटर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उसने जिंदगी की बिटर स्ट्रगल देखी। उसे देखा जिंदगी जो है जिंदगी के लिए जीने के लिए बिटर स्ट्रगल हो रही है। उसने देखा सॉर्टेड कहते हैं इसे, सॉर्टेड डिजायर्स। उसे देखा कि यहाँ पर पूरी ना होने वाली डिजायर्स हैं, ख्वाहिशात हैं। सॉर्टेड का मतलब होता है बैठ जाना, नाउमीदी वाली ख्वाहिशात हैं, अनसेटिस्फाइड लॉन्गिंग्स, और तस्कीन ना मिलने वाली ख्वाहिशात हैं, ऐसी ख्वाहिशात जिनको तस्कीन नहीं मिली। अनडिजर्व्ड सफरिंग्स, और अनडिजर्व्ड सफरिंग्स हैं ऐसी सफरिंग्स हैं जिसको इंसान डिजर्व नहीं करता। छोटा बच्चा मशीन का करंट डिजर्व नहीं करता, गुलाब की पत्तियां डिजर्व करता है। क्लैश ऑफ ड्यूटीज का क्लैश है कि
उसने देखा कि एक शख्स कहता है मेरी ड्यूटी है इस बॉर्डर की हिफाजत करना, जो इस बॉर्डर के पार है मैं उसे गोली मार दूंगा। दूसरा कहता है कि मैंने बॉर्डर पार करना ही करना है, दिस इज माई ड्यूटी। दो मुल्कों की जंग की बात कर रहा हूं, तो क्लैश ऑफ ड्यूटीज हो गया। डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी एंड डिसअलुजनमेंट, और धोखाधड़ी है, आंख का धोखा है, एंड मिजरेबल फेलियर्स, और बहुत ही खौफनाक किस्म की नाकामियां उसने देखी हैं। ये हार्डी ने देखी हैं चीज़ें। ही हेटेड लाइफ, और हार्डी जिंदगी से नफरत करता था, बिकॉज ही डिड नॉट थिंक इट वर्थ लिविंग, क्योंकि वो नहीं सोचता था कि जिंदगी जो है वर्थ लिविंग है, ये जीने के काबिल है। ही स्पोज्ड इट इन द ग्रिप ऑफ क्रूअल, ब्लाइंड एंड ऑप्रेसिव अननोन विल। वो अंदाज़ा करता था कि ज़िंदगी एक जालिम, एक ब्लाइंड और एक जुल्म करने वाली किसी अनजानी विल की ग्रिप में है, ख्वाहिश की ग्रिप में है। विल का मतलब यहाँ पर है कोई एक ताकत, अनजानी ताकत, अनजानी ताकत की ग्रिप में है। और ये अनजानी ताकत कैसी है? क्रूअल है, ऑप्रेसिव है, जुल्म करती है और ब्लाइंड है। जिंदगी एक अंधी ताकत की ग्रिप में है, गिरफ्त में है। क्लियर? लाइक शेक्सपियर एंड फ्रेडरिक ही बिलीव्स, शेक्सपियर और फ्रेडरिक रिच की तरह ये बिलीव करता है। शेक्सपियर क्या कहता है? एज फ्लाइज टू वेंटोन बॉयज वी टू द गॉड्स, जिस तरह के मक्खियाँ या तितलियाँ शरारती बच्चों के हाथ में होती हैं, हम भी ऐसे देवताओं के हाथ में हैं। दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, और देवता हमें मार डालते हैं अपने खेल तमाशे के लिए। जिस तरह शरारती बच्चों के हाथ में तितलियां हैं, वो खेल तमाशे के लिए उनके पर तोड़ डालते हैं, उनको मार डालते हैं, इस तरह हम खुदाओं के हाथ में हैं। एक फिल्म में देख रहा था, उसके अंदर डॉग पीछे से आता है और आदमी के पीछे पीछे आता है, आदमी बोट में बैठ जाता है, तो दूसरा आदमी कहता है तुम्हारा डॉग तुम्हारे तो मुंतज़िर है, तुम्हें देख रहा है। तो यस वी आर देयर गॉड्स, हम इनके देवता हैं। देखा जाए तो उसने की ठीक कहा है, जानवरों के हम देवता बने हुए हैं। जिसको चाहते हैं, जिस चूंटी को जिस वक्त चाहे मार दें, जिस मच्छर को मार दें, जिस जानवर को चाहे मार दें। मच्छर तो मैं बैठने नहीं देता। मच्छर की बात तो ना ही करें आप। सोने भी नहीं देता। अच्छा, पहले मच्छर था वो कान के भूं भूं करता था, अब तो जालिम वो भी नहीं करता, और कान से पर पहले काटता था बस। अब तो पैर, हाथ, इरकें, कमर, जहां जी चाहे वो काटता। ये मच्छर में तब्दीली आ गया। मच्छर बड़ा है, ताकतवर है, तेज है, देखते ना। इस ये एवोल्यूशन की एग्जाम्पल है कि वक्त के साथ साथ जानदार तब्दील होते हैं, इंसान भी तब्दील होते हैं, और वक्त के साथ साथ ज़मीन भी तब्दील होती है। आपके पास जो एविडेंस है, कराची के अंदर एक नया जजीरा निकल आया ज़मीन से, पता है ना? ये 2-3 साल पहले अर्थक्वेक आया था, तो कराची के अंदर नया जजीरा ही निकल आया अंदर से। आप गूगल पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है? तो इस तरह ये ज़मीन एक दूसरे से मिलती जुलती है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के करीब आ जाती है, ठीक है? ये तब्दीलियाँ हैं, ये एवोल्यूशन इसे कहते हैं। मौसम में भी ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं। चलो, हम वो बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि इंसान बेबस है और ऐसे है जैसे कि तितलियाँ शरारती बच्चों के हाथ में होती हैं, इंसान भी खुदाओं के हाथ में ऐसे है। जो द मिल्स ऑफ गॉड ग्राइंड स्लोली, ये फ्रेडरिक कहता है, बड़ा जालिम आदमी है, कहते हैं गो के खुदा की चक्कियाँ स्लोली स्लोली ग्राइंड करती हैं, येट दे ग्राइंड एक्सीडिंग स्मॉल, लेकिन ये बिल्कुल छोटे छोटे ज़रे में तब्दील कर देती हैं। एक्सीडिंग बहुत ज़्यादा, स्मॉल छोटे ज़रे में, ग्राइंड कचर देती हैं, पीस देती हैं। जो विद पेशेंस, गो के बड़े ही सुकून के साथ, ही स्टैंड्स, खुदा ठहरा रहता है, वेटिंग इंतज़ार करता रहता है, विद एग्जैक्टनेस ग्राइंड्स ही ऑल, और बिल्कुल परफेक्शन के साथ सबका कचरा कर देता है गॉड।
हम तमाम लोग चाहे कितने खुश रहें, कैसे भी रहें, अगर मरना तो है ना, ऐसा ऐसा वक्त के साथ साथ बूढ़े तो होना है ना। तो बूढ़े होना है तो वो कहते हैं कि बस ये गॉड की चक्की है, गॉड पुरसकून होकर ठहर रहता है चक्की में हमें डालकर, और चक्की स्लोली स्लोली चलती है, छोटा छोटा पीस बनाती है, और बड़े ही पैशंस के साथ साथ ठहरा हुआ सबको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से टुकड़े टुकड़े कर देता है, पीस देता है। ये फ्रेडरिक रीच, ये वही शख्स है जो कहता है वेमन इज द सेकंड स्टूपिड मिस्टेक ऑफ गॉड। अच्छा, हार्डी इज पेसिमिस्ट अबाउट गॉड्स एंड ऑप्टिमिस्ट अबाउट द मैन। हार्डी पेसिमिस्ट है, गॉड्स के हवाले से, देवताओं के हवाले से पेसिमिस्ट है, मायूस है, लेकिन इंसान के हवाले से ऑप्टिमिस्ट है। खुदा इंसान को इसके मुताबिक तकलीफ देता है, लेकिन इंसान मुकाबला करता है। By another angle, Hardy is pessimistic about gods and optimistic about the man. His characters definitely bleed. Hardy के करेक्टर यकीनन ब्लीड होते हैं, यानी कि इंजर्ड होते हैं, खून निकलता है उनका। एट द हैंड्स ऑफ फेट, किस्मत के हाथों वो जख्मी होते हैं। येट दे नेवर सरेंडर, लेकिन यूस्टाशिया की तरह कभी सरेंडर नहीं करते वो। फॉर एग्जाम्पल थॉमसन ने सरेंडर नहीं किया, स्ट्रगल में रही, हालांकि फेट ने उसको बहुत बुरा शख्स दिया। रेडलमैन, उससे उसकी महबूबा छीन ली, लेकिन सरेंडर नहीं किया, स्ट्रगल में रहा। मिसेस यूब्राइट ने भी स्ट्रगल की कि उसका बेटा वहां से चला गया, ये फेट थी, नसीब था उसका, लेकिन उसने स्ट्रगल की, वो जिंदा रही। यूस्टाशिया स्ट्रगल की। वेल्डीव भी स्ट्रगल कर रहा था यूस्टाशिया को गेन करने की। क्लेम ने स्ट्रगल की जहां तक कर सकता था। ऑल स्ट्रगल विद एंड अगेंस्ट नेचर, कुछ ने नेचर के साथ मिलकर स्ट्रगल की, नेचर का हिस्सा बन गए। कुछ लोग नेचर के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। सम रिवॉर्डेड, कुछ को मिलता है इनाम। सम एंडेड, कुछ जाते हैं मर। एंड अदर ब्लीड बट स्टेड, कुछ जो हैं जख्मी होते हैं लेकिन ठहरे रहते हैं, यानी कि कुछ ऑड कंसिक्वेंसेस होते हैं। सो स्कॉट जेम्स वेल पॉइंट्स आउट, स्कॉट जेम्स ने ठीक कहा था, हार्डी इज पेसिमिस्टिक अबाउट द गवर्नेंस ऑफ द यूनिवर्स। कायनात की जो गवर्नेंस है, इसकी कायनात की जो मैनेजमेंट है, कायनात में जो फेट, गॉड, चांस, ये चीज़ें हैं, इसके हवाले से हार्डी ट्रेजिक है, पेसिमिस्ट है, मायूस है इनसे कि दे आर नॉट फंक्शनिंग वेल, बट नॉट अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन इंसानों के हवाले से वो पेसिमिस्ट नहीं है, इंसान स्ट्रगल कर रहा है। आप यहाँ बैठे इस वक्त इस मामले को पढ़ रहे हैं, और नेचुरली इस वक्त बलूचिस्तान के पहाड़ों के अंदर कोई शख्स स्ट्रगल कर रहा है, किसी नदी में पानी ढूंढ रहा है, या उसकी बीवी बीमार है और वो परेशान है इंतहाई, या वो खुद, उसको किडनी में पेन है और वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, ही इज स्ट्रगलिंग ओवर देयर। आप यहाँ बैठे उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पर, नेचर के खिलाफ, फितरत के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। इस वक्त पता नहीं कोई शख्स जिसको सांप डस गया है, वो पहाड़ों के अंदर बैठा हुआ है और सोच रहा है कि मैं क्या करूं। लाजमी दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसा वाकया हुआ है, अभी की अभी हुआ है, तो ही स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द नेचर के जहर के खिलाफ वो स्ट्रगल कर रहा है। सो अगर आप कहते हैं कि वहां पर एक मेडिसिन होनी चाहिए, तो आप नेचर के खिलाफ हैं, आप नेचर को डिफीट करना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। और नेचर के बारे में आप पेसिमिस्टिक हैं फिर, कि नेचर ने एक शख्स बुजुर्ग को, जिसकी 3 बेटियां भी हैं और उनकी छोटी छोटी बेटियां भी हैं, जो अपने नाना अब्बू से बड़ी मोहब्बत करती हैं, उस नाना अब्बू को पहाड़ में जब वो शिकार करने गया है तो सांप ने डस लिया, वो घर जाएगा तो वो लोग उसे कैसे रिसीव करेंगे? पता नहीं रिसीव करेंगे या मुर्दा बॉडी पाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन। अगर आप कहते हैं कि ठीक मरा है, उसकी जिंदगी इतनी ही थी, नेचर ने ठीक किया है, इसमें कोई भलाई होगी, फायदा होगा, तो आप नेचुरलिस्ट है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, वो छोटे छोटे बच्चे अपने नाना अब्बू को देखें, मजीद वो बेटियां अपने बाप को फिर देखें, खुशबाश देखें, उसी कंपनी इंजॉय करें, उसे खाने पेश करें,
तो फिर आप नेचर के अगेंस्ट हैं। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। दोनों ही ठीक है बात। वैसे दोनों ही ठीक है। जो बातें आप कहे ना, ये सबसे लेटेस्ट किस्म का विजन है। जदीद लोग जो पोस्ट मॉडर्न हैं वो गैस द बेस्ट पोजीशन इज द कंफ्यूज पोजीशन, और कंफ्यूज स्टेट में आपका झगड़ा नहीं होता। ठीक है, ये आपने क्वाइट पोस्ट मॉडर्न बात कर दी है। ठीक है, हार्डीज पेसिमिस्टिक विजन। हार्डी का पेसिमिस्टिक विजन क्या है? God treated with scorn by nature, man lies helplessly at the mercy of those purblind dumpsters, accidents, chances and time. That is the same one. ये सारे के सारे कोटेशन वही हैं जो पहले आपने की हैं। ओके, पिछले क्वेश्चन से कंसल्ट कर लीजिए। So nice of you.